हेलो मेरे क्लास 11th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ क्लास 11 2025-26। तो आज हम चालू करने जा रहे हैं क्लास 11th का अकाउंटेंसी का वो इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसके बिना सारे चैप्टर अधूरे हैं, यानी रुको जरा, सबर करो। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। और इस चैप्टर को सीखने के बाद अकाउंटिंग हो जाएगी आपके लिए बहुत आसान। मैं नहीं मानता। याद रहे, अकाउंटिंग केवल डेबिट क्रेडिट को समझना नहीं है, उसके बेसिक फंडामेंटल को समझना जरूरी है। क्योंकि जब तक आप इस बेसिक फंडामेंटल को नहीं समझोगे, आपको आगे के किसी चैप्टर को समझ में नहीं आएगा। आपको यानी जनरल एंट्रीज अधूरी है, आगे की कैश बुक अधूरी है, आगे का फाइनल अकाउंट्स अधूरी है। यानी बेसिक फंडामेंटल देखना समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, समझ गया। तो बिना देरी किए हम चालू करेंगे आज का लेक्चर, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। और हाँ, अगर आप भी ले रहे हैं अकाउंटेंसी को सीरियसली, क्लास 11th को सीरियस, ताकि आपका बेसिक फंडामेंटल स्ट्रांग हो सके, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और इस वीडियो के एंड पर आपके अकाउंटिंग के सारे फंडामेंटल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए बच्चों, जैसा कि आप देखो स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि आज का जो चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है, तो इसको समझने के लिए तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात बोलूंगा कि ये अकाउंटिंग है क्या। तो बच्चों देखो, बहुत ज्यादा आप लोगों ने सुना है कि अकाउंटिंग अकाउंटिंग, क्लास 11 में सुनते हैं कि अकाउंट्स पढ़ेंगे अकाउंट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात बताना चाहता हूं कि अकाउंट्स है क्या। तो बच्चों बात ध्यान से सुनो, अकाउंट्स एक तरीके की बिजनेस लैंग्वेज है। जैसे कि आप और हम लोग बोलते हैं, आप लोग हम लोग बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, वैसे अकाउंटिंग भी अपने आप में एक लैंग्वेज है। जो लैंग्वेज आपको यह बात बताती है कि हमने अपने बिजनेस में किससे कितना पैसा लिया है और किसको कितना पैसा हमने दिया है। बिजनेस में जो भी लेन देन होते हैं, उन लेन देनों को रिकॉर्ड करने के लिए हम अकाउंटिंग को यूज करते हैं, और अकाउंटिंग हमारी एक बिजनेस लैंग्वेज है। तो बच्चों देखो, आप जैसे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि मैंने यहां पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग की डेफिनेशन लिखी हुई है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, है ना। अकाउंटिंग क्या है? रिकॉर्डिंग है, क्लासिफाइंग है, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन द टर्म ऑफ मनी, transactions and event which are financial character and interpreting the results thereof। तो बहुत सारे बच्चे तो चक्कर खा के गिर गए होंगे, सर इतनी बड़ी डेफिनेशन है, याद कैसे करेंगे? ये तो भारी भारी शब्द, इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है रिकॉर्डिंग का? क्या मतलब है क्लासिफाइंग का? क्या मतलब है समराइजिंग का? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, इस डेफिनेशन की एक एक चीज, एक एक वर्ड आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा। एक एक वर्ड को खोल खोल कर देखेंगे कि ये कहना क्या चाहते हैं। तो चलिए बच्चों, इस बातों को समझने के लिए मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक बात समझाने की कोशिश करता हूं। मान के चलिए बच्चों, अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मान के चलिए, जैसे कि मान के चलिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया है एक कार मेकिंग कंपनी का। जैसे आप कार बनाते हैं अपनी फैक्ट्री के अंदर, मैन्युफैक्चर करते हैं कार को। तो कार मैन्युफैक्चर करोगे तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीजें लेकर आनी पड़ेगी? बहुत सारे आपको एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे, बहुत सारे एम्प्लॉयज को आप सैलरीज दोगे। और कार को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, जैसे कि लोहा खरीदना पड़ेगा, इंजन खरीदना पड़ेगा, कुछ प्लास्टिक खरीदना पड़ेगा। इस तरीके के रॉ मटेरियल बहुत सारे आपको खरीदने पड़ेंगे। तो तब जाके आपका एक बिजनेस स्टार्ट हो पाएगा। अगर आपने ये सब चीजों को कलेक्ट कर लिया, तो आप अपने बिजनेस के अंदर अपने एम्प्लॉय को सैलरी भी दोगे, जिससे आप रॉ मटेरियल परचेस करके आए हो उसको आप रॉ मटेरियल का पेमेंट भी करोगे। और आप अपने बिजनेस के अंदर, जिस जगह आप अपनी फैक्ट्री के अंदर बिजनेस आप कर रहे हैं, जिस जगह बिजनेस कर रहे हैं, उसका रेंट भी दोगे। तो इतनी सारी चीजों को जब आप लोगों को पेमेंट करना होगा, तो वो पेमेंट कहां से करोगे? तो वो पेमेंट करने के लिए आपके पास कुछ पैसा होना चाहिए। तो यानी बिजनेस के अंदर ऐसा कि आपने देखा कि इतने सारे लेन देन होते हैं, तो ये लेन देन कैसे याद रहेंगे? तो इन लेन देनों को याद रखने के लिए, यानी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में इतने सारे लेन देन हो रहे हैं, तो उन लेन देनों को याद करने के लिए हमें अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। तो देखो बच्चों, अब यहां पर बात आती है कि इस बातों को आगे और प्रोसीड करने से पहले मैं आप लोगों को ये बात बताऊंगा कि अगर आप डेफिनेशन अच्छी तरीके से समझना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक समझनी पड़ेगी। बात समझ में आ चुकी है कि हमको बिजनेस कहते किसे? बिजनेस कहते हैं हम कोई भी एक ऐसा जगह जहां पर हमें रॉ मटेरियल परचेस करें, जहां एम्प्लॉइज को पेमेंट करें, कुछ रॉ मटेरियल परचेस करने पर कुछ को पेमेंट करें, यानी बहुत कुछ लेन देन होता है। अब आती है बात यहां पर कि कैरेक्टरिस्टिक जैसे आप समझ जाओगे
कि बिजनेस अकाउंटिंग की, हमारी अकाउंटिंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसके बाद आपको इसकी डेफिनेशन भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो चलिए सबसे पहला हमारा इसका कैरेक्टरिस्टिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। ये सारे बच्चों अकाउंटिंग एट्रीब्यूट्स बोलो या कैरेक्टरिस्टिक बोलो, उसको याद रखने के लिए मैंने एक छोटा सा न्यूमेरिक कोड बनाया है जिसे हम बोलते हैं IMRCSAC। अरे कहना क्या चाहते हो? I फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, M फॉर मनी मेजरमेंट, R फॉर रिकॉर्डिंग, C फॉर क्लासिफाइंग, S फॉर समराइजिंग, A फॉर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड C फॉर कम्युनिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन। बहुत इजीली आपको ये सारे एट्रीब्यूट, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक आपके याद हो जाएंगे अगर आप IMRCSAC को अच्छी तरीके से याद रखते हैं तो। और आपके अगर एग्जाम में आते हैं तो आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखें IMRCSAC। इसी से आपको आपकी डेफिनेशन भी याद हो गई और इसी से आपको आपकी कैरेक्टरिस्टिक भी याद अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो देखिए हमारी डेफिनेशन के अंदर भी तो ये सब चीजें थी। हमारी डेफिनेशन के अंदर क्या लिखा हुआ था? रिकॉर्डिंग, ये देखिए रिकॉर्डिंग है इसके अंदर। क्लासिफाइंग, डेफिनेशन के अंदर क्लासिफाइंग था, समराइजिंग था, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन था एंड कम्युनिकेशन। ये सारे शब्द हमारी डेफिनेशन के अंदर भी लिखे हुए थे। तो बिना देरी किए फटाफट से हम कैरेक्टरिस्टिक को समझेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली बात बोलते हैं कि आपको सबसे पहले यह पहचानना जरूरी है कि हमारा अकाउंटिंग के अंदर कोई भी लेन देन है, अगर हम उसको रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, सबसे पहले आप पहचान करने की जरूरत है कि क्या वो रिकॉर्ड करने लायक है भी कि नहीं। तो अगर वो रिकॉर्ड करने लायक तभी बनेगा जब वो फाइनेंशियल कैरेक्टर का होगा, यानी रुपए की कैरेक्टर का होगा, यानी लेन देन होगा। और उसके बाद आपको ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि वो ट्रांजैक्शन होना चाहिए और इवेंट होना चाहिए। अब आप मुझे बोलेंगे कि सर ये ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है और इवेंट का क्या मतलब है। तो आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर ये लिखा हुआ है कि हैपनिंग ऑफ समथिंग, यानी कुछ भी होना ट्रांजैक्शन कहलाता है, और कुछ होने से उसका आउटकम निकलना वो इवेंट कहलाता है। यानी उस ट्रांजैक्शन का रिजल्ट, मैंने राम को उधार दिया, उससे रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है, उससे रॉ मटेरियल खरीदा, उधार दिया, मैंने एम्प्लॉय को पेमेंट किया, दैट इज ऑल हैपनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, दैट इज ऑल हैपनिंग। कुछ लेन देन होना और उसके बाद उसका रिजल्ट निकलना, वो उसको इवेंट कहलाता है वो, ठीक है। तो ये सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि हमको क्या चीज देखनी है, ये आइडेंटिफाई करना है कि वो बिजनेस कैरेक्टर का होना चाहिए। वो कब होगा? जब वो फाइनेंशियल नेचर का होगा, और एक ट्रांजैक्शन होना चाहिए और इवेंट होना चाहिए। अब देखिए, अब बात आती है नेक्स्ट हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या आती है। तो नेक्स्ट हमारी कैरेक्टरिस्टिक है मेजरमेंट इन द टर्म ऑफ मनी, यानी आप कुछ भी चीज बिजनेस में तब रिकॉर्ड कर सकते हो जब आप उसको मनी में मेजर कर सकें। मैंने प्लास्टिक खरीदा, पैसा दिया, हम मनी में मेजर कर सकते हैं तो हम रिकॉर्ड करेंगे। मैंने कार खरीदी या कार बेची, तो यानी इसको भी मैं मनी में मेजर कर सकता हूं। लेकिन मान के चलिए अगर बिजनेस में एम्प्लॉइज का और मैनेजमेंट का झगड़ा हो जाता है, आपस में एक दूसरे को जूते चप्पल चल जाते हैं, है ना, तो क्या उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं? क्या उस बेइज्जती को आप रिकॉर्ड कर सकते हो? आंसर नहीं सर, वो बेइज्जती को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, जूते चप्पल चल गए, उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे। यही बस मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मनी मेजरमेंट, बस मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि जिन चीजों को आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, मनी में मेजर कर सकते हो, उसी को रिकॉर्ड कर सकते हैं, बाकी चीजों को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो हमारा सेकंड कंसेप्ट भी क्लियर होता है, मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट जो हमारा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है, मनी मेजरमेंट, यानी आपका कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी लेन देन वही रिकॉर्ड हो सकता है जिसको आप मनी में, टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। फिर आता है तीसरे नंबर का, हमारे पास आता है कि रिकॉर्डिंग। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे को रिकॉर्डिंग करनी है। रिकॉर्डिंग किसकी चीज की करनी है? जो मनी में मेजर है उसको रिकॉर्ड भी तो करना है, तभी तो याद रहेगा भाई बाद में। एक बात बताओ, आपने किसी से कोई लेन देन किया, 3 महीने बाद आपको उससे पैसे लेने हैं। मैं किसी सब के पास कुछ रॉ मटेरियल खरीदने गया, ठीक है, 1000 रुपीज का रॉ मटेरियल खरीदा, मान के चलिए 1000 रुपीज का मैंने प्लास्टिक परचेज किया, ठीक है, और कार में कुछ प्लास्टिक लगते हैं और उसको मैंने मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ प्लास्टिक परचेज करने गया, 1000 रुपीज का परचेज किया। 3 महीने बाद जाके मैं अगर पेमेंट करता हूं तो मुझे क्या याद रहेगा कि मैंने 3 महीने बाद उसको पेमेंट करना है, तो उसको रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा ना। यानी मैं अपने बिजनेस में कोई भी लेन देन करूं उसको रिकॉर्ड करना जरूरी है, और जो हम रिकॉर्ड करते हैं उसको हम कहते हैं जर्नल बुक। क्या कहते हैं? कौन सी बुक? जर्नल बुक। फर्स्ट टाइम जब आप अपने बिजनेस में कोई भी लेन देन को रिकॉर्ड करते हैं उसको हम कहते हैं जर्नल बुक। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है, देखिए
क्लासिफाइंग, बहुत सारी जर्नल एंट्रीज। देखो ये बुक जब आप बनाते हैं जर्नल की, तो इसमें कई सारे परचेजेस होते हैं। पूरे साल भर में आपने एक परचेज कई सारे करोगे, हजारों ट्रांजैक्शन परचेज के हो जाते हैं, हजारों ट्रांजैक्शन सेल्स के हो जाते हैं, यानी एक तरीके के ट्रांजैक्शन कई सारे हो जाते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे समझें, अगर आपकी ये बुक है जर्नल, इसमें आपने यहां पर भी परचेज किया, ये देख रहे हैं जहां जहां मैंने पीपी लिखा हुआ है, आपने कितने सारे परचेजेस किए हैं, और जहां मैंने रेड कलर से लिखा है आप देख सकते हो इतने सारे सेल्स किए हैं। अगर कल को आपको आपका बॉस ये बात बोलता है, आप एक कंपनी में अकाउंटेंट हैं, और अगर आपका बॉस आपको ये बात बोलता है निकाल के लाओ कि कितनी कितनी परचेज की है साल भर में और कितनी कितनी सेल्स की है, तो आई थिंक शायद आपको पता नहीं कितने साल बीत जाएंगे ये चीज निकालने में कि कितनी परचेज की है, कितनी सेल्स की है। इसलिए हमारी अकाउंटिंग ये बात बोलती है कि जितनी भी परचेजेस हैं उसको एक साथ क्या काम कर देना चाहिए, अलग अलग क्लासिफाई कर देना चाहिए, कि जो परचेज है उनको एक साथ लिख दो, ठीक है, जो सेल्स है उनको एक साथ लिख दो। ये जो क्लासिफाई होता है उसी को ही तो लेजर कहते हैं। आओ इसको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। मान के चलिए आपका नाम है राहिल, और मैं राहिल के पास स्कूल के अंदर जाता हूं, राहिल के, और स्कूल के बाहर जोर से चिल्लाना चालू करूं कि राहिल राहिल बाहर निकलो, राहिल बाहर निकलो, तो क्या राहिल मुझे मिल जाएगा? इतना बड़ा स्कूल, इतने हजारों बच्चे, उसमें पता नहीं कितने राहिल होंगे और बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए टीचर क्या काम करते हैं, सारे क्लासिफाई करके रखते हैं। स्कूल में 5 या 10 हजार बच्चे हैं, तो उसमें कौन सी क्लास में राहिल है, 10th क्लास का या राहिल है या 11th क्लास का राहिल है, कौन से सेक्शन का राहिल है, ये सब चीजें क्लासिफाइड रहती हैं वहां पर स्कूल के रिकॉर्ड में। तो तभी तो हम जाके बोलते हैं कि मान लो अगर आपके फादर अगर आपको बुलाने आते हैं आपके स्कूल के अंदर, तो बोलेंगे 11th क्लास का वो बच्चा जिसका नाम राहिल है, आप उसको, जिसका सेक्शन नंबर ये है, आप उसको बुला लें, तो स्कूल वाले झट से आपको बुला के ले आते हैं, क्योंकि वहां क्लासिफाइड है। और मान के चलो अगर क्लासिफाइड नहीं हो और अगर एक अलग अलग क्लासेस ना हो, तो इतने सारे क्लासेस के अंदर राहिल को ढूंढना शायद स्कूल वालों की बस की बात भी नहीं रहेगी। तो सेम बात अगर मैं आपको समझाऊं तो अकाउंटिंग में भी यही होती है कि परचेज, सेल्स और इतने सारे रिकॉर्ड्स इतने सारे होते हैं, तो सारे रिकॉर्ड्स को अलग अलग क्लासिफाई करना जरूरी है। इस क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं लेजर। तो यानी आपको बात क्लियर हो चुकी है कि रिकॉर्डिंग इज द जर्नल एंड क्लासिफाइंग इज द लेजर। और ये लेजर को क्लासिफाई करने के बाद अब आप देखो कितने सारे परचेज कितने सारे हो गए। अगर आपका बॉस आपको ये बात बोलता है, अगर आप अकाउंटेंट हैं किसी भी कंपनी के अंदर, और अगर आपका बॉस ये बात बोलता है कि बताओ पूरे साल भर में कितनी परचेज हुई थी, तो वो एक साथ परचेज बताना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम क्या काम करते हैं, उन लेजर को फिर समराइज करते हैं, सारी परचेज का टोटल एक साथ आके लिख दो। तो जब सारी परचेज का टोटल एक साथ लिख देते हैं, जैसे मान के चलिए आपने परचेज का अकाउंट अलग बनाया, परचेज के लेजर्स अलग बना दिए, सेल्स के लेजर अलग बना दिए, ऐसे ही आप मान के चलिए आपने कोई राम नाम का पर्सन है, उससे बड़े सारे ट्रांजैक्शन किए थे, तो राम का लेजर आपने अलग बना दिया। तो अलग अलग सारे लेजर बना दिए, तो उन लेजर्स का टोटल अल्टीमेटली कितना आ रहा है, तो वो समराइजिंग में होता है। और इस समराइजिंग को हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। इस समराइजिंग को क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस। तो चलिए एक बार फिर से रिपीट करके देख लेते हैं कि अब तक अपन ने क्या क्या चीजें सीखी हैं। तो मैंने कैरेक्टरिस्टिक के अंदर आपको बताया, सबसे पहले अगर IMRC SSC की बात करूं तो I फॉर सबसे पहले हमने आइडेंटिफिकेशन किया, M फॉर मनी मेजरमेंट में होना चाहिए, R फॉर हमने रिकॉर्डिंग देखा कि रिकॉर्डिंग होना चाहिए जर्नल के अंदर, C फॉर क्लासिफाइंग, ये देखा कि क्लासिफिकेशन होना चाहिए, क्लासिफाइंग होना चाहिए, और C के बाद फिर हमने S फॉर समराइजिंग देखा, और ये होना चाहिए समराइजिंग फॉर ट्रायल बैलेंस, यानी जर्नल मतलब रिकॉर्डिंग। फिर सी फॉर क्लासिफाइंग मतलब लेजर, एंड एस फॉर समराइजिंग मतलब ट्रायल बैलेंस। ठीक है जी। और इसी ट्रायल बैलेंस के हेल्प से आप आगे जाके सीखेंगे कि जब ये ट्रायल बैलेंस बन जाता है तो उसके बाद बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, जिसे हम फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप इनकम स्टेटमेंट बोलोगे, और बैलेंस शीट को आप पोजीशन स्टेटमेंट बोलोगे। यहीं पर ही ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद जो आप ये ट्रेडिंग P&L बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो, यही एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन होता है। कि हमने जैसे एग्जांपल के तौर पे एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, मैंने 20,000 रुपीज का परचेज किया था रॉ मटेरियल, उसको फिनिश गुड्स में तैयार कर दिया और 24,000 में बेच दिया, मुझे 4,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ये 4,000 रुपए का कितना हमको प्रॉफिट हुआ हमारे बिजनेस में, कितना हमें लॉस हुआ, ये सब चीजें निकालना ही एनालाइजिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, एनालाइजिंग कहलाता है। अब आपने ये सारी बातें कर ली, सारा प्रोसीजर ऑप्ट कर लिया कि आपको अल्टीमेटली पता लग गया कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट कितना है। अब आप ये देखेंगे कि कम्युनिकेशन, जो आपने प्रॉफिट निकाला कि हमारे बिजनेस ये प्रॉफिट में रन कर रहा है या लॉस में रन कर रहा है, अब आप उसको कम्युनिकेट कैसे करेंगे, यूजर्स को कम्युनिकेट करना भी जरूरी है। जो आप यूजर कौन होते हैं सर, यूजर बेटा वो होते हैं जो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं,
आपके अकाउंट्स में वो इंटरेस्टेड है। अब अकाउंट्स में कौन इंटरेस्टेड होते हैं? मान लो अगर बैंक ने आपको लोन दिया है तो उसको जरूर इंटरेस्ट रहेगा कि हमारा कहीं लोन डूब तो नहीं जाएगा। जिस कंपनी को हमने लोन दिया है, जिस बिजनेस को हमने लोन दिया है, तो वो आपके अकाउंट्स में जरूर इंटरेस्टेड होंगे। आपके एम्प्लॉइज आपके अकाउंटिंग में जरूर इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है, आपको रॉ मटेरियल जो लोग उधार देते हैं, जिसको हम क्रेडिटर्स कहते हैं, वो आपके बिजनेस में जरूर इंटरेस्टेड होंगे। ये जो इंटरेस्टेड पर्संस होते हैं, इन्हीं को यूजर कहते हैं हम। तो इन यूजर्स को कम्युनिकेट करना कि हाँ हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। तो क्या चीज देखी हमने? IMRC SAC पूरा हुआ, हमारा फीचर्स हमारे पूरे हुए। और हम इसके अंदर ये देख सकते हैं कि अब आप अगर रिकॉर्ड इसके ऊपर जाएं कि जो डेफिनेशन थी हमारी वो क्या था? अकाउंटिंग इज एन आर्ट, यानी सबसे पहली बात कि अकाउंटिंग एक आर्ट है रिकॉर्डिंग की, क्लासिफाइंग की। अब आपको समझ में आ चुका है कि रिकॉर्डिंग क्या है। रिकॉर्डिंग की आर्ट है, क्लासिफाइंग की आर्ट है, समराइजिंग की आर्ट है, और मनी में मेजरमेंट करते हैं अपन इन सारी ट्रांजैक्शंस को। देखो ट्रांजैक्शन, इवेंट, ये सारे शब्द मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक के अंदर समझा चुका हूं। विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, ये भी बात अपन ने पढ़ी थी आइडेंटिफिकेशन वाले में, जिसमें अपन ये बात बोलते हैं कि आखिर में जाके आपको अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है और कम्युनिकेट करना पड़ता है यूजर्स को। तो ओवरऑल डेफिनेशन हो गई, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन द टर्म ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को मेरी ये डेफिनेशन अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक अकाउंटिंग की अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, उम्मीद करता हूं सारा कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट के लिए आप फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ अब तक शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर भी कर दे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय।